गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपको कैपेसिटर्स पढ़ाने जा रहा हूँ और कैपेसिटर भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पहले मैं इसको डिफाइन करूँगा, फिर चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर का मेथड आपको सिखाने जा रहा हूँ। फिर आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, फिर ईच टाइप का डेरिवेशंस पढ़ोगे, कैपेसिटेंस का फार्मूला कैसे डिराइव होता है। इतना आज कंप्लीट करने का है और आप सीरियसली वॉच करना, आपको अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। A capacitor is a device which can store enough charge and electrostatic potential energy within it. Capacitor is a pair of two conductors of any shape which are close to each other and have equal and opposite charges. These conductors are called the plates of capacitor. प्यारे बच्चों, इस डायग्राम में एक सिंबॉलिक डायग्राम है। एक कंडक्टर लेफ्ट साइड में है, एक कंडक्टर राइट साइड में है। चार्ज करने के लिए दोनों के बीच में बैटरी कनेक्टेड है और जो गैप होता है बच्चों, द गैप बिटवीन टू कंडक्टर्स, इसको वेरी वेरी स्मॉल रखते हैं एज कंपेयर टू साइज ऑफ द कंडक्टर। ये गैप नेग्लिजिबल रखते हैं। उसकी वजह ये होती है कि नेग्लिजिबल गैप होने की वजह से ये जो अपोजिट चार्जेस हैं ये अट्रैक्ट होकर इनर सरफेस पे चले जाते हैं, इनर सरफेस पे चले जाते हैं, आउटर सरफेस पे नहीं रुकते। इससे किसी को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं मारेगा और आउटर स्पेस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसी गैप में होगा, सारी एनर्जी इसी गैप में स्टोर होगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर बाय द बैटरी। जब बैटरी आप कनेक्ट करते हो दोनों के बीच में, ये जो बिगर लाइन है इसको पॉजिटिव टर्मिनल करते हो, स्मॉलर लाइन को नेगेटिव टर्मिनल करते हो, और ये भी कनेक्टिंग वायर है, ये भी कनेक्टिंग वायर है, ये पूरा पूरा कंडक्टर है और ये भी कंडक्टर है। तो बच्चों, बैटरी के अंदर ईएमएफ होता है। ईएमएफ की वजह से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसके पॉजिटिव टर्मिनल में टेंडेंसी होती है इस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पुल करने का। तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे या इस कॉपर वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको ये पॉजिटिव टर्मिनल पुल करेगा और पुल करने के बाद नेगेटिव टर्मिनल उनको पुश कर देगा। इंस्टेंटली पुश करता है, टाइम डिले ज़ीरो होता है। इमेजिन करो किसी टाइम इंटरवल में इस पॉजिटिव टर्मिनल ने इस कंडक्टर से 100 इलेक्ट्रॉन पुल किए, तो नेगेटिव टर्मिनल 100 इलेक्ट्रॉन को इमीडिएटली पुश करके यहाँ पे पहुँचा देगा। तो इस वाले कंडक्टर पे 100 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिसिट हो जाएगी, तो +100 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस पर क्रिएट हो जाएगा और इस पे 100 इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएंगे, तो इस पे 100 यूनिट नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। दोनों कंडक्टर पर हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ही क्रिएट होगा। बच्चों, ये जो चार्ज क्रिएट हुआ है बैटरी की वजह से हुआ है और फ्री इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने की वजह से हुआ है। तीन चार्जेस को हम लोग फ्री चार्ज बोलते हैं। फ्री चार्ज याद रखना, इसको इंड्यूस चार्ज कतई ही नहीं बोलते, दे आर कॉल्ड फ्री चार्ज, जो बैटरी की वजह से क्रिएट हुआ है। अब क्या होता है, ये गैप स्मॉल रखते हैं तो दोनों चार्जेस के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होगा और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन से चार्जेज इनर सरफेस पर आते हैं। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रुकता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रुकता है और आउटर सरफेस पे चार्ज जीरो हो जाता है और आउटर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाता है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है दोनों के बीच में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन पॉजिटिव से इमर्ज होगी, नेगेटिव पे टर्मिनेट होगी, और अगर सरफेस कर्विलीनियर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न भी कर्विलीनियर होगा। पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन होती है वो कनेक्टिंग सरफेस पे नॉर्मल होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 90 बनाते हुए निकलेगा और यहाँ 90 बनाते हुए टर्मिनेट होगा।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन को कर्व पे आना ही पड़ेगा। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस होंगी वो कर्विलिनियर होंगी और इसी स्पेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो इनफ चार्ज स्टोर करता है अपनी प्लेटों पर और इस गैप में इनफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर करता है और ज़रूरत पड़ने पर तुम इस स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन कर सकती हो और उसको किसी सर्किट में इस्तेमाल कर सकती हो। प्यारे बच्चों, चार्ज करने के बाद अगर आप ये बैटरी हटा देते हो, रिमूव कर देते हो, तो भी ये चार्जेस डिसअपियर नहीं होते। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से आमने सामने बाउंड हो जाते हैं, बंध जाते हैं और ये डिसअपियर कतई नहीं होते और इसमें चार्ज बना रहेगा। प्लेटों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहेगी, बनी रहेगी। बैटरी रिमूव करने के बाद भी ना ही चार्ज डिक्रीज़ होता है, ना ही पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होती है। ये परमानेंट नेचर होता है, ये बने रहती है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से कैपेसिटर को किसी बैटरी से चार्ज किया जाता है। यही प्रोसीजर हमेशा काम आता है। ये जो हेडलाइन है इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई मीन चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर बाय अ बैटरी समझा दिया। आगे देखो फिर। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर कैसे डिफाइन किया गया बच्चों, समझो। इफ द चार्जेस ऑन द प्लेट्स of a capacitor are plus q and minus q and the potential difference between them be V positive minus V negative equals V। इसका मतलब है बच्चों पोटेंशियल ऑफ द पॉजिटिव प्लेट माइनस पोटेंशियल ऑफ द नेगेटिव प्लेट and suppose magnitude of this potential difference is V, then the capacitance of the capacitor is given by C equals Q by V, where C is a constant for the given system। प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि आप Q बराबर सी भी लिख सकते हो, आई मीन Q प्रोपोर्शनल टू V लिख सकते हो। जिसका मीनिंग ये हुआ कि बैटरी अगर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करके किसी भी प्लेट पर चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाती जाएगी तो दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता जाएगा। इसलिए इस स्टेटमेंट को अदरवाइज लिख सकते हैं Q प्रोपोर्शनल टू V। फिर लिखते हैं Q बराबर CV, फिर C को लिखते हैं Q बाई V और C को डिफाइन करते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट्स अ कांस्टेंट फॉर द गिवन सिस्टम। प्यारे बच्चों, इसमें ये कहा जाता है द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑन द एरिया ऑफ द प्लेट्स। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर depends upon the following factors on the area of the plates C proportional to area, on the distance between the plates C becomes inversely proportional to distance between the plates D। ये बच्चों आपको डिराइव करके दिखाया जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। अभी आपको थ्योरेटिकल समरी बताई जा रही है। इसका मतलब ये है कि प्लेट का साइज अगर लार्ज रखोगे तो सिस्टम का कैपेसिटेंस लार्ज होगा। बिटवीन द टू प्लेट्स गैप स्मॉल रखोगे तो C लार्ज होगा, इसलिए स्मॉल गैप रखना जरूरी होता है। ऑन द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, where K is डायरेक्टिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। अगर डायरेक्टिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम लार्ज होगा तो भी C की वैल्यू लार्ज होगी। तो जनरली C की जो वैल्यू होती है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। प्लेट एरिया और प्लेट गैप, ये ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स हो गए और डायरेक्टिक कांस्टेंट मीडियम का नेचर हो गया। तो थ्योरेटिकली हम लोग कह सकते हैं
कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर depends upon the geometrical parameters of the capacitor and the nature of medium between two plates. ऐसे आप बोल सकते हो. Then next heading is types of capacitors. Now first one, parallel plate air filled capacitor. Formula for the capacitance: C equals epsilon naught A by D, where A for area of each plate and D is separation between the two plates. अब बच्चों मैं इसका प्रूफ देने जा रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसे प्रूव होता है. आपके बोर्ड एग्जाम में काम आएगा. बोर्ड एग्जाम में प्रूफ लिखना पड़ेगा आपको. तो मैं आपको इसका डेरिवेशन बताने जा रहा हूँ. देखिए क्या है. डिराइव करने से पहले माना गया है कि ये लेफ्ट प्लेट है, स्क्वायर शेप हो सकता है या रेक्टेंगुलर शेप हो सकता है. ये राइट प्लेट है, दोनों का डायमेंशन इक्वल है, दोनों का ओवरलैपिंग एरिया भी सेम है, आमने सामने. ये गैप वेरी स्मॉल है और ये प्लेट एरिया वेरी लार्ज है. तो बच्चों इन दोनों के बीच में एक बैटरी लगा दी गई. ऊपर मैंने अभी समझाया आपको कि बैटरी कैसे वर्क करती है. एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन पुल करती है, दूसरी प्लेट पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करती है. एक प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज आता है, दूसरे पे एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट माइनस क्यू आता है. फिर दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाता है, एनर्जी स्टोर हो जाती है. आउटर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. प्यारे बच्चों, अगर ये आइडियल इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया हो, माना गया है कि प्लेट्स आर वेरी लार्ज, गैप इज़ वेरी स्मॉल, तो इसको इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज बोला जा सकता है. इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म होता आप पढ़ चुके हो. इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस को पैरेलल इक्वी स्पेस हॉरिजॉन्टल दिखाया हूँ. पॉजिटिव से इमर्ज होगी, नेगेटिव पे टर्मिनेट होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इसी गैप में होगा. इस पे प्लस क्यू और इस प्लेट पर माइनस क्यू. इज इट. कैपेसिटेंस कैसे डिराइव होगा ये समझा रहा हूँ. प्यारे बच्चों, ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टॉप टू बॉटम है, दरअसल रियल में ऐसा नहीं होता. ये आइडियल कंडीशन में ऐसा दिखाया हुआ है. रियल में क्या होता है कि लार्ज प्लेट के सेंट्रल स्पेस में, सेंटर के आसपास कुछ लाइंस हॉरिजॉन्टल होती हैं, पैरेलल होती हैं. लेकिन जैसे हम लोग सेंटर से अवे जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन बल्ज होने लगती है, बल्जिंग आउटवर्ड्स. जैसे ये अपवर्ड डायरेक्शन में बल्ज हो जाएगी, ये भी बल्ज हो जाएगी. हाउएवर इमर्ज होते वक्त 90 बनाएगी, टर्मिनेट होते वक्त 90 बनाएगी, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है. लेकिन बीच में वो बल्ज हो जाएगी. और जब हम लोग लोअर साइड में जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस डाउनवर्ड बल्ज हो जाती हैं. बट हाउएवर यहाँ पे 90 पे इमर्ज होंगी, 90 डिग्री पे टर्मिनेट होंगी. वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है. तो रियल इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ऐसा ही होता है. लेकिन हम लोग क्या है, आइडियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड को पूरे स्पेस में यूनिफॉर्म मान लेते हैं. उससे फ़ायदा ये होता है कि डेरिवेशन ईजी हो जाता है, क्योंकि ये जो आर्बिट्रेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैथमेटिकली इसमें कुछ भी डिराइव नहीं हो पाएगा. मैथमेटिकली डिराइव नहीं होगा, इसलिए पढ़ाने को कुछ रहेगा नहीं. तो फिजिक्स में ऐसा होता है कि डेरिवेशंस को ईजी बनाने के लिए बहुत सारी आइडियल कंडीशन बना दी जाती है और डिराइव करके बच्चों को कुछ पढ़ाने लिए सिलेबस डिज़ाइन कर लिया जाता है. इसलिए यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया हुआ है. अब मैं डेरिवेशन पार्ट पे आता हूँ. आप इस फिगर को देखो.
प्यारे बच्चों, दोनों प्लेट के बीच में अगर मैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दूं +1, तो जैसा मैंने बताया कि प्लेट का डायमेंशन लार्ज रखते हैं, गैप स्मॉल रखते हैं, तो अंदर कोई भी पॉइंट इसके बहुत करीब होगा, तो इसको हम लोग इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज कहेंगे। और इस इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो यूनिफॉर्म आएगा, और यहाँ +1 रखोगे तो रिपल्सन फोर्स राइटवर्ड आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइटवर्ड आएगा, डिनोटेड बाई E+। ड्यू टू सेम रीजन बच्चों, इसको हम लोग नेगेटिव शीट इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज बोलेंगे, नेगेटिव इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। +1 आप यहाँ रखे हो, तो +1 पे इस नेगेटिव सीट का अट्रैक्शन होगा, वो भी राइटवर्ड होगा, तो राइटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ये माइनस सिंबल से डिनोट करोगे। इज इट? इस गैप में दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एक पॉजिटिव प्लेट का राइटवर्ड, नेगेटिव प्लेट का राइटवर्ड, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाओगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों को सम करोगी क्योंकि दोनों वेक्टर पैरेलल है। तो प्यारे बच्चों, डेरिवेशन में याद रखना कि इसको इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज ट्रीट किया जाएगा। लेफ्ट सीट is made of positive single layer, right seat is made of negative single layer, and total charge is plus q, and here total charge is minus q, and whole of the area is capital A. The gap between two is D. Then electric field between the two plates. बच्चों यहाँ पे एक प्रिंटिंग एरर है, मैं करेक्शन कर लूँगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स E equals E प्लस प्लस E माइनस। ये फार्मूला आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि बिकॉज ऑफ सिंगल लेयर इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज में फार्मूला होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ E माइनस, दिस इज आल्सो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों, दोनों ही लेयर का चार्ज इक्वल है और प्लेट एरिया इक्वल है, तो सिग्मा का मैग्नीट्यूड दोनों पे सेम आएगा। ये मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, सम करने पर आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को डिफाइन करोगे Q बाई कैपिटल A। तो ये बच्चों एवरेज सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है। आपको याद होगा कि इसका फॉर्मूला होता है dQ बाई dA, लेकिन एक एपिसोड में मैं डेरिवेशन दिया था कि अगर ये यूनिफॉर्म है मतलब कांस्टेंट है, तो इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू और एवरेज वैल्यू बराबर होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, आइडियल कंडीशन में सिग्मा कांस्टेंट होता है, इसलिए इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू और इसकी एवरेज वैल्यू बराबर होगी। तो सिग्मा को यहाँ पे बीटा लिखा गया है Q बाई कैपिटल A। तो सिग्मा की ये वैल्यू अगर यहाँ पुट करी जाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स का फॉर्मूला आता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इज इट? बच्चों, कुछ और चीज़ें आपको सीखनी है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, मैं जूम कर लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स का फंक्शन है, पोटेंशियल वेरिएशन एक्स डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलस में डिफाइन करेंगे -dV/dx। ये मैं बहुत पहले आपको किसी एपिसोड में पढ़ा चुका हूँ कि जब पोटेंशियल सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में वेरी करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं -dV/dx। अच्छा, ऊपर आप फार्मूला देख चुके हो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dV का फार्मूला कुछ ऐसे आएगा। फिर बोथ साइड को इंटीग्रेट करो, E तो कांस्टेंट है, लेफ्ट प्लेट पर x की वैल्यू 0 मान लो और लेफ्ट प्लेट पे V की वैल्यू V प्लस लिख डालो, राइट प्लेट पर x की वैल्यू D लिख डालो, राइट प्लेट पर V की वैल्यू V माइनस लिख डालो।
dv का इंटीग्रल v होएगा। फिर यहाँ पे लिमिट लिख डालो, e को कांस्टेंट माने हो, इज इट, माइनस e को इंटीग्रल के बाहर निकालो, इंटीग्रल dx की वैल्यू x होएगी। फिर लिमिट पुट कर डालो, यहाँ भी लिमिट पुट कर डालो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस e, here also upper limit minus lower limit d माइनस 0, माइनस से बोथ साइड को मल्टीप्लाई करो, कर दिया, d से डिवाइड करो, e का फॉर्मूला बनाओ, v प्लस माइनस v माइनस ओवर डी। ऊपर मैं बता चुका हूँ कि इसको हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। इसको आप v लिख डालो, दिस इज v बाई टी। बच्चों इस डेरिवेशन का एक मकसद है, किस तरह के क्वेश्चन में जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म आई मीन कांस्टेंट हुआ करेगा तो आप इस माइनस डी वी बाई डी एक्स के बजाय आप v बाई डी फार्मूला यूज कर सकते हो। मगर बच्चों ये फार्मूला तभी यूज करोगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, आई मीन सारी लाइंस पैरेलल होंगी, इक्विस्पेस्ड होंगी, तभी ये यूज होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं हुआ तो ये फार्मूला बिल्कुल काम नहीं करेगा, फिर आपको इस ओरिजिनल फार्मूले से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन मेरे प्लेटों के बीच में तो ये कांस्टेंट था, यूनिफॉर्म था, तो ये फार्मूला यूज होगा। इस फार्मूले में जब भी v की बात उठेगी, v को कहा जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। Two plates are two parallel planes which are perpendicular to direction of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल प्लेन्स वर्टिकल है, ये दो पैरेलल प्लेन्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है। व्हाट इज d बाय द वे? d इज गैप बिटवीन और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। तो बच्चों ये फार्मूला आप तभी यूज करोगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। इज इट? से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। प्यारे बच्चों ये टॉपिक मैं अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ जिसका टाइटल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर्स वॉल्यूम 1, और मैं इसका राइटर प्रिपेयर कर रहा हूँ। जो स्टूडेंट इस टॉपिक को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे वो सबसे पहले फिजिकल मैथमेटिक्स के सारे एपिसोड्स पढ़ें, फिर इस वाले चैप्टर के सारे एपिसोड अपडेट करें, तभी वो कैच कर पाएंगे, अदरवाइज उनको कुछ समझ नहीं आएगा। बच्चों मैंने ऊपर दो इक्वेशन बनाए, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को कंपेयर करो। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इक्वेशन 1 से उठा लो और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इक्वेशन 2 से उठा लो, दोनों को इक्वेट करो, क्यू बाई वी निकालो, एप्सिलॉन नॉट ए को इधर ले आओ। Now Q by V equals epsilon naught A by D, and Q by V is called C. C means capacitance between two plates. I mean C equals epsilon naught A by D, hence proved. प्यारे बच्चे इस फार्मूले को ध्यान से देखो। Capacitance directly proportional to area of the plate and capacitance inversely proportional to gap between two plates. And C also depends upon epsilon naught, and this is called electric permittivity of free space। अगर प्लेट्स के बीच में एयर और वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट ही होगा, लेकिन एयर और वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम हो गया तो ये भी फार्मूला चेंज हो जाएगा, वो अगले डेरिवेशन में समझ में आएगा। तो बच्चों मैंने आपको डेरिवेशन तो सिखा दिया, थोड़ी प्रैक्टिस आप करोगे तो आप भी सीख जाओगे। सीखना जरूरी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है। नाउ सेकेंड काइंड, पैरेलल प्लेट dielectric field capacitor। If the space between the plates be filled with some dielectric medium, then the capacitance would be C equals K epsilon naught A by D, where K is dielectric constant।
प्यारे बच्चों, इसमें किया ये गया है कि इस गैप में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल कर दी गई। इसको पहले से चार्ज किया जा चुका है, इसको दोबारा चार्ज करने की नीड नहीं है। सिर्फ इस गैप को एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब से फिल कर दिया गया है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब का मतलब मेड ऑफ इंसुलेटर, लाइक रबर हो सकता है, माइका की प्लेट हो सकती है, नायलॉन हो सकता है, बेकेलाइट हो सकता है, पेपर हो सकता है, कार्डबोर्ड हो सकता है। सो दीज आर मेड ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल नोन एज डाइलेक्ट्रिक। तो प्यारे बच्चों, एस्टैब्लिश फैक्ट है कि जब इस गैप में आप एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी स्लाइटली रिड्यूस होता है। उसका भी डेरिवेशन होता है जो मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको पढ़ा दूंगा। इसके प्लेटों के बीच में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से कम हो जाता है। मतलब क्या हुआ, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस, इनके बीच का जो गैपिंग है, आई मीन स्पेसिंग है, ये बढ़ जाता है। ये लाइंस दूर दूर हो जाती हैं, इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। हाउएवर चार्ज उतने का उतना ही रहता है, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी वही रहता है। आइडियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से यूनिफॉर्म मानेंगे। रियल कंडीशन में सेंटर को छोड़ के लाइंस को बल्जिंग दिखाएंगे। तो सेंटर वाले स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म रहेगा, नहीं तो अपर साइड में अपवर्ड बल्जिंग होगा, लोअर साइड में डाउनवर्ड बल्जिंग होगा। सिचुएशन कुछ ऐसी आएगी। और ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है दोनों के बीच में। अब बच्चों, मैं आपको सी का डेरिवेशन देने जा रहा हूँ। पिछली बार की तरह अगर यहाँ पे +1 रखते हो तो पॉजिटिव लेयर का रिपल्सन फोर्स राइटवर्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड। नेगेटिव लेयर का अट्रैक्शन फोर्स राइटवर्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड। The electric field due to positive layer denoted by E plus and electric field due to negative layer denoted by E minus। बच्चों, दोनों लेयर का दो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों पैरेलल होंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनका सम होगा। अभी अभी सिखाया हूँ कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल करने के बाद ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रिड्यूस हो जाता है। बच्चों, वो के टाइम्स रिड्यूस हो जाता है, और यही जो के है वो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। आई मीन अगर ये स्लैब ना होती तो यहाँ फ्री स्पेस होता, तो फ्री स्पेस में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अब वो के टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया हुआ एस्टैब्लिश फैक्ट है, इसको आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना होगा। तो सबसे पहले फॉर द गिवन चार्ज मैं यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करने जा रहा हूँ। The electric field inside the dielectric medium E becomes E naught by K, where E naught is the electric field in free space. Then electric field between the two plates, I mean net electric field, equals E plus plus E minus। बच्चों, फ्री स्पेस में ऊपर फार्मूला पढ़ चुके हो। E प्लस का फार्मूला सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स रिड्यूस हो जाता है, यहाँ के से डिवाइड होगा। E माइनस ये भी के से डिवाइड होगा, दोनों को सम करोगे डबल हो जाएगा, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। बच्चों, सिग्मा की वैल्यू आती है क्यू अपॉन ए, ये पहले भी बताया हूँ। और सिग्मा कांस्टेंट माना गया आइडियल कंडीशन में, एवरेज वैल्यू के बराबर हो जाएगा। ये जो सिग्मा है वो फ्री चार्ज की वजह से है, ये फ्री चार्ज जो बैटरी ने क्रिएट करवाया। सिग्मा की ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्रिएट कर
सिग्मा की वैल्यू पुट किया, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए, इक्वेशन 1। फिर जैसा पिछली बार मैंने डिराइव किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो कहा जाएगा कि पोटेंशियल खाली एक्स डायरेक्शन में वेरी करेगा। तो ये उसका ओरिजिनल डेफिनेशन है। लेकिन आपके क्वेश्चन में आइडियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो जैसे पिछले डेरिवेशन में मैंने ये प्रूफ किया था वही रिपीट कर दिया हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होने की वजह से इसका एक और फार्मूला आता है V/D। से इक्वेशन 2, व्हाट इज V? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट। देन फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, बच्चों इक्वेशन 1 से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उठा लो, इक्वेशन 2 से उठा लो, फिर Q/V रेशियो क्रिएट करो कि एप्सिलॉन नॉट A/D, and you know Q/V is C, then C equals epsilon naught K/D. As proved। बच्चों इस फार्मूले को देख कर लगता होगा कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर becomes directly proportional to dielectric constant of the medium between the two plates। ये प्रॉपर्टी आपको पहले बताई जा चुकी है, इसीलिए कहा गया है कि इन जनरल कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स: एरिया ऑफ द प्लेट, गैप बिटवीन टू प्लेट्स एंड नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स, दैट इज के। इन तीनों पर सी डिपेंड करता है। एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये तो बच्चों यूनिवर्सल कांस्टेंट माना गया है, ये तो पूरे यूनिवर्स के लिए कांस्टेंट है, ये ना घटता है ना बढ़ता है, यूनिक होता है। लेकिन के की वैल्यू मीडियम टू मीडियम वेरी करता है। अगर सी बढ़ाना होगा तो एरिया लार्ज रखो, के लार्ज रखो, डे स्मॉल रखो। देखो डिराइव हो गया। नाउ सेकेंड वन, dielectric field spherical capacitor। Dielectric field spherical capacitor, the formula for capacitance C 4 pi epsilon naught K A B upon B minus A, where A is radius of inner cell, inner conducting cell made of metal, B is radius of outer conducting cell। Condition: capacitor is charged by connecting battery between the two spheres। बच्चों आगे जो डायग्राम मिलेगा उसमें माना गया है कि चार्ज किया गया है बाय कनेक्टिंग बैटरी बिटवीन द टू स्फीयर्स। अब इस फार्मूले का मैं आपको डेरिवेशन देने जा रहा हूँ। देखिए बच्चों, ये जो सोन बाई ब्राउन कलर है वेरी थिन, ये कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल शेल, वॉल थिकनेस वेरी स्मॉल है। एक सोन बाई ब्राउन कलर बाहर भी दिखाया हुआ है। दिस इज ऑल्सो कनेक्टिंग थिन स्फेरिकल सेल, और एक स्मॉल गैप रखा हुआ है। ये दोनों सेल कंसेंट्रिक हुए, इनर सेल का रेडियस स्मॉल ए हुआ, आउटर सेल का रेडियस स्मॉल बी हुआ, और दोनों के बीच में जो गैप है बच्चों, इस गैप को किसी डायलेक्ट्रिक मीडियम से फिल किया हुआ है, फिल्ड बाय सम डायलेक्ट्रिक मीडियम। और ये जो सेंट्रल स्पेस है ये हॉलो है। इस स्पेस से कैपेसिटेंस का कोई लेना देना नहीं होता, वो डेरिवेशन में आप समझ जाओगे, क्योंकि यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, यहाँ कोई एनर्जी स्टोर नहीं होती। सो रेडियस ऑफ इनर सेल ए, रेडियस ऑफ आउटर सेल बी, इज इट?
तो बच्चों मैं सी का डेरिवेशन देने जा रहा हूँ। डिराइव करने के लिए ये जो डायलेक्ट्रिक मीडियम है इसमें एक गॉसियन स्फीयर लेना होगा, एक गॉसियन स्फीयर जिसका रेडियस स्मॉल आर। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं बिकॉज ऑफ स्फेरिकल सिमेट्री, दोनों सरफेस के बीच में एक बैटरी लगा दी जाए तो बैटरी अपना काम करेगी। एक सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। माना कि इस पे प्लस क्यू आया। बच्चों ये मेटल की प्लेट मेटल के सरफेस पर आता है। ये जो चार्ज है फ्री चार्ज, ये डायलेक्ट्रिक के सरफेस पर नहीं आता। ये फ्री चार्ज ये जो मेटेलिक स्फीयर है उसके अंदर वाले सरफेस पर यहाँ आता है। और ये जो माइनस क्यू है वो आउटर सेल के अंदर वाले सरफेस पर आता है बैटरी के कारण, और ये दोनों ही फ्री चार्ज बोले जाते हैं। गैप को स्मॉल जरूर रखो ताकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन के कारण अंदर चले आएंगे और एक दूसरे के सामने बंध जाएंगे। दे आर इलेक्ट्रोस्टैटिकली बाउंड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, इसलिए गैप को स्मॉल रखना जरूरी होता है। अंदर चले आएंगे, बाहर नहीं रुकेंगे तो लीक करने का रिस्क नहीं होगा, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी गैप में जनरेट होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, आउटर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्योरली इसी गैप में होगा। सारी की सारी एनर्जी इसी गैप में स्टोर होगी। अब डेरिवेशन देखो। प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो कि किसी भी कंडक्टर का सरफेस स्टेडी स्टेट में इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। मैंने माना कि इस स्फीयर का पोटेंशियल V प्लस है और आउटर स्फीयर का पोटेंशियल V माइनस है, एंड ऑब्वियसली इट शुड बी ग्रेटर दैन दिस वन। दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, लेकिन वो डिराइव कैसे होगा सीखना पड़ेगा। स्मॉल आर रेडियस का एक गॉसियन स्फीयर ले लो। तुम्हें अच्छे से पता है कि यहाँ पे छोटा सा एरिया ds बनाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड आएगा और ई डॉट ds को पूरे सरफेस पर इंटीग्रेट करके क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट से कंपेयर करके गॉस लॉ अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला डिराइव कर लोगे। प्यारे बच्चों, ये जो वाइट कलर से गॉसियन सरफेस दिखाया हूँ जिसके अंदर जो बाउंड फ्री चार्ज है वो कितना है, प्लस क्यू है। तो गॉस लॉ अप्लाई करके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करते हैं। कैसे करते हैं देखो। यहाँ पे गॉस थ्योरम को मॉडिफाई किया जाता है। स्टेटमेंट बच्चों थोड़ा मॉडिफाइड है, समझ लेना। दिस इज कॉल्ड मॉडिफाइड गॉस थ्योरम। साइक्लिक इंटीग्रल k इंटू ई डॉट डी एस इक्वल्स क्यू बाउंड फ्री अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों गॉसियन स्फीयर एक डायलेक्ट्रिक मीडियम में दिखाया गया है। तो जब गॉसियन सरफेस डायलेक्ट्रिक मीडियम में होता है तो गॉस थ्योरम में यहाँ पे k इंटू ई डॉट डी एस लिखा जाता है, where E for existing net electric field and K for dielectric constant of the medium at that point, ds for very small surface area, it should be q bound free। बच्चों फ्री का मीनिंग समझाया हूँ। ये वो बाउंड चार्ज है जो बैटरी के कारण पैदा होता है। जो बैटरी एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे इलेक्ट्रॉन ले जाती है, एक पे प्लस को एक पे माइनस को जनरेट होता है, उसी चार्ज को फ्री चार्ज कहते हैं। इसमें इंड्यूस चार्ज काउंट नहीं होता है, ये बैटरी के कारण पैदा हुआ फ्री चार्ज है। तो जब मॉडिफाइड गॉस थ्योरम यूज करोगे, बाउंड चार्ज में फ्री लिखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यहाँ के लगाओगे। अच्छा, फॉर द गिवन मीडियम में तो कांस्टेंट निकला,
तो उसको इंटीग्रल के बाहर निकालोगी। मॉड डी एस cos 0 and bound free charge is plus q by epsilon naught. Do not consider the induced charge. ऐसे लिखोगे। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि वेक्टर डी एस वेक्टर रेडियली आउटवर्ड होंगे, ये दोनों पैरेलल होंगे, थीटा 0 होगा, यहाँ cos 0 लिखोगे। स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, आई मीन कांस्टेंट होगा। तो उसको इंटीग्रल के बाहर निकालो। यहाँ बचेगा इंटीग्रल डी एस प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इज इट? साइक्लिक इंटीग्रल डी एस का मीनिंग पहले भी पढ़ा चुका हूँ। जो गॉसियन सरफेस है उस पर छोटे छोटे डी एस काटे जाए और सभी को सम कर दिया जाए तो वो इसका मीनिंग होगा। और गॉसियन सरफेस स्फेरिकल है, रेडियस स्मॉल आर है। इस इंटीग्रल का सॉल्यूशन आएगा टोटल स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एरिया, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों यहाँ से ई का फार्मूला निकालो। ई का फार्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव हो गया, ये स्मॉल आर का फंक्शन होएगा। अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस का डेरिवेशन दे रहा हूँ। देन मूव फ्रॉम द इनर सेल to the outer cell to find the potential difference between the two cells. बच्चों क्या करो, यहाँ पर इमेजिन करो कि आप इनर सेल से स्टार्ट करोगे, रेडियल डायरेक्शन में मूव करोगे और आउटर सेल पर जाकर रुकोगे। ये तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट होगा। v1 की वैल्यू v प्लस होगी। ये तुम्हारा सेकेंड पॉइंट होगा। v2 की वैल्यू v माइनस होगी और इस पॉइंट पर ई वेक्टर रेडियल होगा। वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr होगा, शोन बाय ग्रीन कलर। आउटवर्ड जा रहे तो dr भी आउटवर्ड होगा। ई वेक्टर dr वेक्टर पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे v1 की वैल्यू v प्लस होगी, यहाँ v2 की वैल्यू v माइनस होगी। प्यारे बच्चों, v2 माइनस v1 का कॉन्सेप्ट आपको बहुत पहले पढ़ाया। वी नो दैट v2 माइनस v1 इक्वल्स नेगेटिव इंटीग्रल ई डॉट डी आर लिमिट r1 टू r2। बच्चों, इसमें ये सिखाया गया था कि ये फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है और ये फर्स्ट पॉइंट पे पोटेंशियल है। ये सेकेंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है और ये सेकेंड पॉइंट पे पोटेंशियल है। और ये ई डॉट डी आर, ये किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस आर्बिट्रेरी पॉइंट का ये पोजीशन वेक्टर है और ये वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब मैं इसमें क्वांटिटीज को सब्स्टिट्यूट करूंगा। ऊपर डायग्राम एक्सप्लेन किया मैं, v2 इज v माइनस, v1 इज v प्लस, नेगेटिव इंटीग्रल mod e mod dr and both vectors were parallel, so theta is 0, it should be cos 0। बच्चों, जब dr स्केलर फॉर्म में आ गया, स्मॉल r भी स्केलर में आ गया, तो ये जो r1 लिमिट थी उसको भी स्केलर लिमिट में लिखना पड़ेगा। एरो हटा दिया। r2 लिमिट को स्केलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, एरो हटा दिया। ये दोनों पैरेलल थे बच्चों, तो यहाँ cos 0 लिखोगे और यहाँ से एरो रिमूव हो चुका है तो यहाँ भी एरो हटा दो, यहाँ भी एरो हटा दो। अब तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन कर चुके हो, ऊपर किए हो
टी की वैल्यू ला के रख दो यहाँ पे, डी आर लिख दो, cos 0 1 हुआ। जो फर्स्ट पॉइंट था उसका रेडियल डिस्टेंस स्मॉल ए था, तो R1 को स्मॉल ए लिख डालो। सेकेंड पॉइंट का रेडियल डिस्टेंस स्मॉल बी था, तो R2 को बी लिख डालो, और इस नेगेटिव को इन दोनों में मल्टीप्लाई कर डालो। तो बच्चों लेफ्ट साइड में ये आता है v प्लस माइनस v माइनस, इसमें से कांस्टेंट को बाहर निकालो, ये पूरा पूरा कांस्टेंट है। चार्ज करने का काम बैटरी से कर चुके हो, बैटरी हटा चुके हो, तो क्यू तो कांस्टेंट हो चुका है, और ये पूरा कांस्टेंट होता ही है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया। हाउएवर स्मॉल आर वेरिएबल है, ऊपर ले जाओ, लिमिट लगाओ, और इस डिफरेंस को शॉर्ट में v लिखते हैं। रिपीट करो, रिपीट करो। कैलकुलस में पढ़ चुके हो किसका इंटीग्रल आता है, -1/r, इसका इंटीग्रल लिख डालो -1/r, फिर लिमिट लगा दो। फिर बच्चों लिख दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले r की जगह पे b लिखो, फिर माइनस के बाद r की जगह पे लिखो। लिमिट लिखने के बाद ये मिलेगा, इसको एडजस्ट करो, इसको सिंप्लीफाई करो, कुछ ऐसा आएगा। फिर बच्चों आपको थ्योरी पढ़ाई गई, द रेशियो q अपॉन v इज कॉल्ड c बिटवीन टू प्लेट्स। q अपॉन v इज कॉल्ड c बिटवीन टू प्लेट्स। तो q को v से डिवाइड करो, बाकी जो कुछ भी उसको बाईं तरफ ले जाओ, कुछ ऐसा आएगा। नाउ यू मस्ट से दिस इज फार्मूला फॉर c। बच्चों यहाँ प्लेट क्या है, जो दो मेटेलिक स्फीयर है वही दो प्लेट है, तो दोनों स्फीयर के बीच में ये कैपेसिटेंस का फार्मूला है। किसी भी एक स्फीयर पे ये चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, और दोनों स्फीयर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का ये मैग्नीट्यूड होता है, और इसी तरह से c को डिफाइन किया गया है। तो ये हो गया बच्चों c का डेरिवेशन, हेंस प्रूव्ड। बोर्ड एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करना होगा क्योंकि पूछा जाता है। इज इट? नाउ एयर फील्ड स्फेरिकल कैपेसिटर, C equals 4 pi epsilon naught AB upon B minus A, where A is radius of inner cell, B is radius of outer cell. Capacitor is charged by connecting battery between the two spheres. बच्चों दोनों के बीच में अगर एयर मेंटेन रखा जाए, कोई और डायलेक्ट्रिक मीडियम फिल ना करा जाए, एयर फील्ड हो जाएगा। बैटरी से चार्ज करे हो तो एक पे यहाँ प्लस होगा तो एक पे माइनस होगा, ये दोनों आमने सामने इनर सरफेस पे मौजूद रहेंगे। इसका रेडियस है, इसका बी, ये जो गैप है उसमें पूरा एयर भरा है। इसका प्रूफ क्या होगा? अभी अभी आपने डायलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर का ये फॉर्मूला डिराइव किया। करना कुछ नहीं है बच्चों, एयर फील्ड के लिए के की वैल्यू 1 रख दो बस। के अप्रॉक्सीमेटली 1 होता है, जैसे 1 लिखते हो ये फार्मूला मिल जाएगा। नाउ दिस इज सी फॉर एयर फील्ड स्फेरिकल कैपेसिटर, दैट इज 4 pi epsilon naught AB upon B minus A. Yes, proved. एक डेरिवेशन और देख, एयर फील्ड स्फेरिकल कैपेसिटर with outer sphere grounded, 4 pi epsilon naught AB upon B minus C, B minus A। प्यारे बच्चों सेम टू सेम फार्मूला रिपीट हो जाता है। यहाँ पे कंडीशन है, ऊपर वाले डायग्राम में ग्राउंडिंग नहीं किया गया था, लेकिन इस डायग्राम में आउटर स्फीयर को ग्राउंडिंग किया हुआ है, अर्थिंग किया हुआ है, बैटरी से चार्ज किया गया है। इसका डेरिवेशन मैंने लिख रखा है कि वॉल्यूम 2 में दिया जाएगा, थोड़ा इसका डेरिवेशन लेंदी होगा, ये कंपटीशंस के लिए इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के लिए नहीं है।
इसका डेरिवेशन जो बिग डेरिवेशन से मैं वॉल्यूम 2 में मेंटेन करता हूँ, वहाँ डेरिवेशन आपको मिल जाएगा। बस मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर आउटर स्फीयर को ग्राउंडिंग करते हो, दोनों के बीच में बैटरी लगा के चार्ज करते हो, तो एक पे प्लस क्यू आता है, एक पे माइनस क्यू आता है। चार्ज यहाँ नहीं रुकता, चार्ज यहाँ नहीं रुकता, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में रेडियल होता है, एनर्जी यहीं स्टोर होती है। और डिराइव करने पर बच्चों सेम टू सेम फार्मूला आता है। तो डेरिवेशन का वेट करो, वॉल्यूम 2 में पब्लिश करूँगा। फिर होता है एयर फील्ड स्फेरिकल कैपेसिटर विथ इनर स्फीयर ग्राउंडेड। बच्चों सिचुएशन बदल गई है, फार्मूला चेंज हो गया। देखो, पिछली बार यहाँ ए इंटू बी था, अब बी स्क्वायर आएगा, यहाँ बी माइनस है अभी भी रहेगा, 4πε0 अभी भी रहेगा। ए और बी का वही मीनिंग है, चार्ज करने के लिए बैटरी इस्तेमाल करी गई है। बच्चों ये भी कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड का नहीं है। इसका डेरिवेशन वॉल्यूम 2 में मिलेगा। याद रखना, फार्मूला चेंज हो गया, सिचुएशन बदल गई। इस बार इनर स्फीयर को मैंने ग्राउंडिंग किया है, अर्थिंग किया है। बच्चों जब आप दोनों के बीच में बैटरी लगा के चार्ज करते हो, इस वाले पे प्लस क्यू आता है, इस वाले पे माइनस क्यू आता है, और यहाँ पे माइनस क्यू डैश आता है। प्यारे बच्चों, बैटरी अभी भी लगाए उन्हीं दोनों के बीच, लेकिन जब मैं डेरिवेशन सिखाऊंगा वॉल्यूम 2 में, तो प्रूफ करके दिखाऊंगा कि आउटर मोस्ट सरफेस पर इस बार चार्ज जीरो नहीं होता, चार्ज नेगेटिव आता है, मगर वो माइनस क्यू से डिफरेंस होता है। ये माइनस क्यू होता है तो ये माइनस क्यू डैश होता है, मैग्नीट्यूड दोनों का अलग अलग आएगा। हाउएवर ये प्लस क्यू होगा, ये माइनस क्यू होगा, ये माइनस क्यू डैश होगा। अभी तक ऊपर के डायग्राम में यहाँ जीरो दिखाया जाता था, लेकिन ये डिराइव करके मैं दिखाऊंगा आपको वॉल्यूम 2 में, इस बार यहाँ पे चार्ज जीरो नहीं आता। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस गैप में भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस गैप में भी होता है इन्फिनिटी तक। एनर्जी यहाँ भी स्टोर होती है, एनर्जी यहाँ भी स्टोर होती है। तो ये दोनों प्लेटों के बीच में कैपेसिटेंस जब डिराइव करूँगा, मैं दिखाऊंगा कि फार्मूला इस बार बदल जाता है, ए बी के बजाय यहाँ बी स्क्वायर आता है। लेकिन ये फार्मूला तब आता है जब बच्चों इनर स्फीयर को ग्राउंडिंग करी जाती है। इज इट? सो प्यारे बच्चों, आज टाइम ज़्यादा हो रहा है और इसलिए इस एपिसोड को मैं यहाँ पे कंप्लीट करना चाहता हूँ। और आपने देखा, मैंने आपको कुछ बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस कराए, लेकिन कंपटीशंस के लिए कुछ इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस मैं रोक के रखा हूँ। मैं अपनी बुक के वॉल्यूम 2 में ये सब भी करा दूँगा और वहाँ पे आप सीख जाओगे। वो थोड़ा लेंदी होगा, इसलिए मैं उसको वॉल्यूम 2 में कराने जा रहा हूँ। तो ये भी चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और जैसे जैसे मैं स्मॉल डेरिवेशंस करा रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस करके आप बोर्ड का प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। जो 12th एपरिंग स्टूडेंट्स हैं, उनको बोर्ड का कंटेंट भी मिलना चाहिए, इसको मैं केयर करता हूँ, इसलिए मैं बोर्ड वाली डेरिवेशंस कराते जा रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट हुआ करे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कंसल्ट करो, और छोटे छोटे डाउट मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन मैंने कंडीशन बना रखी है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। वीडियो तो आपको फ्री में मिलेगा, लेकिन डाउट पूछने के लिए आपको मेरे पब्लिकेशंस में से कम 5 किताबें खरीदनी होंगी। उसका लिंक मैं शेयर कर रखा हूँ, आप मिनिमम 5 बुक्स परचेज करो और वीकली 5 डाउट्स मेरे से डिस्कस करो। डेफिनेटली मैं डाउट आपको वीडियो कॉल करके समझाऊँगा, या क्वेश्चन होगा तो सॉल्व करके भेज दूँगा। ये क्या 2 दिन में आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो प्यारे बच्चों, मैं अपनी ओर से कोशिश कर रहा हूँ
कि आपको अच्छा एजुकेशन मिले और आपको ज़्यादा खर्च भी ना करना पड़े। ऐसी मेरी कोशिश हो रही है और उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपने एंजॉय किया होगा। वीडियो को सीरियसली देख लेना, रिवाइज कर लेना, दोबारा से देख लेना, समझ में आ जाएगा। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस पूरे चैप्टर के हर वीडियो शुरू से देखें। उससे पहले मेरे प्लेलिस्ट में जाकर फिजिकल मैथमेटिक्स के सारे एपिसोड्स अपडेट करें, तभी उनको बात समझ आएगी। सो बच्चों, इतनी देर तक मेरे साथ पेशेंस के साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड नाइट। सी यू अगेन।